भी गवाहों के इमरान खान साहब नवाज शरीफ से मिलने के लिए टाइम लेते रहे, के दिन वेट करते थे। इमरान खान साहब का अपना एक इंटरव्यू है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे वो मुशर्रफ ने जाली केसेस बनाए थे, उसको जाना ही था। वो क्या करता बेचारा। अगले 10 साल के लिए वो और फैज अमीर साहब इमरान खान और दोनों मुतवाज़ी तौर पे 10 साल की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। क्या था लंदन प्लान? एक हाजिर सर्विस DGI, उन्होंने लंदन में एक महफिल सजाई। डॉक्टर ताहरुल कादरी कनाडा से आए, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात, इमरान खान साहब पाकिस्तान से अजमेर रोड के एक फ्लैट में बिठाया। मीटिंग में तय किया पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना है। मैं उसका गवाह हूँ। इसके दूसरे गवाह हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब। कैपिटल हिल पे हुआ था। ट्रंप के सपोर्टर्स को भी 17 साल जो सज़ा हुई है। क्या हमारा मुल्क जो है, आप ऐसे लोग जिन्होंने 9 मई जैसा इदारा जिसमें पाक फ़ौज पे हमले हुए, पाक फ़ौज की यादगारों को, शोहदा को नहीं छोड़ा गया और आप उन लोगों को अभी तक सजाएं नहीं दे पाए। सबसे ज़्यादा दुख हुआ है नवाज शरीफ को मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से हुआ। इन चीज़ों का मैं आईनी शाहिद हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज ज़िंदा होती तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्लैक बॉक्स। मैं हसन इफ्तिखार और हर हफ्ते की तरह लेकर आया हूँ इस हफ्ते भी एक ऐसे मेहमान आपके लिए जो कि पाकिस्तानी सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान की जो रीसेंट तारीख रही है, पाकिस्तानी सियासत जो रीसेंट रही है, उसके ऊपर बरतानिया के अंदर जो कुछ होता रहा और पाकिस्तान की सियासत के बारे में तो एक लतीफ़ा ये चलता रहा कि शायद पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान पाकिस्तान छुट्टियां मनाने आते हैं, ज़्यादातर अपना बरतानिया में गुजारते हैं। उसको बहुत करीब से देखा है। इस वक्त समा न्यूज़ के ग्लोबल हेड ऑपरेशंस एंड न्यूज़ के अदर जावेद साहब, सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। सब मैं हर अपने जो गेस्ट है उससे यही पूछता हूँ, स्पेशली अगर वो सहाफ़ी हो, कि आप सहाफ़त में क्यों आ गए? मतलब आजकल अगर कोई सहाफ़त में आ रहा है तो मैं समझ भी सकता हूँ, चलें चैनल्स अच्छी तनख्वाहें देते हैं, यूट्यूब की ऑप्शन है, मल्टीपल पैसे कमाने के तरीके हैं। आप पुराने ज़माने के सहाफ़ी हैं, उस ज़माने में तो मेरा ख्याल है अखबार पूरी तनख्वाह भी नहीं दिया करते थे लोगों को। तो एज ए करियर आपने ये क्यों चूज़ कर लिया और कैसे चूज़ कर लिया? बिल्कुल, इसकी एक बैकग्राउंड है क्योंकि तालिब इल्मी के दौरान जो है मैं इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता रहा हूँ, तो उनके नशो शात के शोबे को देखता रहा हूँ। तो वहीं से एक अखबारात में जाने का इत्तेफाक होता था, प्रेस रिलीज़ लेके, और उसके बाद पहले लाहौर में नशोशात, फिर उनकी मरकज़ी नशोशात में। तो वहीं से एक शौक़ पैदा हुआ। तो इसी वजह से बड़े करीब से देखा, न्यूज़ रूम्स को देखा। जब हम न्यूज़ रूम में जाया करते थे उस वक्त एक बड़ा रोब होता था, दबदबा होता था, दबदबा रोब ही होता था। तो बिल्कुल वो एक लेकिन शौक़ पैदा हो जाता है ना, तो उस वजह से फिर ये लाइन जो है। आज आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके लिए कोई रिग्रेट तो नहीं है कि यार मैं कुछ और काम कर लेता, इधर आके किधर फंस गया हूँ? नहीं, मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस प्रोफेशन में आया, 97 में दिन अखबार लॉन्च हुआ था यहाँ से, और उसके लिए मैंने सब एडिटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे रखा नहीं गया। प्रूफ रीडर की वैकेंसी थी, तो मैंने कहा आप मुझे प्रूफ रीडर ही रख लें। तो मैं 97 में, मुझे आज भी याद है, बल्कि 21 दिसंबर 96 को पहली अपॉइंटमेंट एज ए प्रूफ रीडर मेरी दिन अखबार में हुई, और 3000 रुपया तनख्वाह थी उस वक़्त। और लेकिन एक शौक़ था, एक जज्बा था। फिर उसके बाद जो है फिर एज ए सब एडिटर फिर सिलसिला चलता रहा। मैं 2004 तक यहाँ पाकिस्तान में रहा। मुझे काम करने का मौका मिला न्यूज़ रूम में। फिर मैंने यहाँ क्राइम रिपोर्टिंग की। ख़बरें का एक इवनिंगर था, नया अखबार, इंसाफ अखबार था, वो काफ़ी चल रहा था उन दिनों। फिर उसके बाद जंग ने एक इवनिंग पेपर निकाला था, नया अखबार, इनका दूसरा था, सॉरी, इनकलाब उसमें। फिर एक्सप्रेस में था मैं 2004 में, जब मैं इंग्लैंड चला गया। तो 6-7 साल यहाँ पे रिपोर्टिंग भी की, न्यूज़ रूम का भी तजर्बा था। फिर 2005 में जियो TV लॉन्च हुआ इंग्लैंड से, तो मुझे मौका मिल गया वहाँ पे, और अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका मिल गया आपको, क्योंकि उसी वक्त सियासत बदल रही थी पाकिस्तान की। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब से अपनी एग्जाइल खत्म करके लंदन आ रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी उस वक्त लंदन में थी। तो वो एक, फिर जिस तरह मैंने कहा ना कि वो लंदन तो हमेशा से गढ़ रहा है पाकिस्तानी सियासी उसका, तो वहाँ पर सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, आप 2004-05 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आप हैं, जियो न्यूज़ आ गया, आप उसके साथ काम करना शुरू हो गए। उसी वक्त पे मियां नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहब, सर मैंने बताया, वहाँ पे उनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं, COD होने लगा है, ये सारा कुछ हो रहा है। एक तारीखी वाक़या था ये। मतलब हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, शायद चूंकि वो पोस्ट 2008 की ज़्यादातर बेचारे पैदावार हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं है, या उनकी कंजम्पशन न्यूज़ की उसके बाद शुरू हुई, उनको आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दो कट्टर मुखालफीन एक दूसरे के, जो कि सारी उम्र एक दूसरे की मुखालफत करते रहे, और उन्होंने दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। बेनज़ीर साहिबा ने मुशर्रफ के coup को वेलकम किया, मियां नवाज शरीफ साहब को जो पकड़ के जेल में डाल दिया गया, कुछ अरसे बाद उनको एहसास हुआ कि ये तो मेरे साथ भी ज्यादती हो रही है। तो वो सब कुछ जो हो रहा था आपने भी देखा। मेरा पहला आपसे ये सवाल ये है, उसमें तारीखी सबक है हमारे अभी मौजूदा हालात के लिए, जिस वक्त हम खड़े हैं, जितनी पोलराइजेशन हमारी अब हो चुकी है,
उसके अंदर हम उससे सबक सीख सकते हैं कुछ सीओडी से, जो बेनज़ीर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने आपस में मिलकर किया? फिर देखिए जी, मैं 2006-5 में उधर था। 5 में मोहतरमा ऑलरेडी थी, वो आती जाती थी, अपनी पार्टी के लोगों से मिलती थी, उनसे मुख्तलिफ इवेंट्स की रिपोर्टिंग होती। फिर 2006 में मियां नवाज शरीफ लंदन जब आए तो वेरी फर्स्ट मुझे आज भी उनका वो जलसा याद है। एयरपोर्ट से उतर के वो स्लाओ एक करीबी कस्बा है, वहाँ गए, पहला जलसा, पाकिस्तानी रहते हैं हाँ, पहला जलसा उन्होंने वहाँ पे किया। तो मैंने पहली तकरीर उनकी सुनी वहाँ से, मेरा पहला इंटरेक्शन था मियां नवाज शरीफ के साथ वो। उसके बाद फिर उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने उधर ऑफिस बनाया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी मुलाकातें हुई, 2-3 मुलाकातें हुई। फिर इनका जो केमिस्ट्री बन गई थी। तो मेरा जो अपना अंदाज़ा है या मेरा जो लर्निंग है या जो मैं मुशाहिदा कहता हूँ कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज ज़िंदा होती तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। उसकी वजह थी कि इन दोनों रहनुमाओं ने, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने, इस चीज़ पे एग्री कर लिया था कि पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमें अपनी ये पॉलिटिकल राइवलरी को ख़त्म करना है। और उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनकी जो मुलाकातें, तकरीबन जितनी भी मुलाकातें हुई, मुझे कवर करने का मौका मिला, बाद में उनसे इंटरव्यू भी करते थे, बात भी होती थी। तो इतने इस हद तक अपने एक पेज पे आ चुके थे वो कि मुझे तो सम टाइम लगता था शायद दोनों पार्टियां मर्ज ना कर दे। मतलब उनका आपस में इतना एक अच्छा कार्डियल रिलेशनशिप था, एक मामलात को आगे लेके जाने का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई, वो शहीद हुई, तो वो मेरा ख्याल है कोई साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि मोहतरमा जैसी बड़ी शख्सियत को शहीद कर दिया गया। और उसकी वजह से हम आज पाकिस्तान के ये हालात देख रहे हैं। ठीक है, मुझे आज भी उनकी वो कमी महसूस होती है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी। टावरिंग फिगर थी ना, टावरिंग फिगर थी। और उसके अलावा इन दोनों का रिलेशन जो था, मतलब ये मोहतरम नवाज, मुझे आज भी वो मेरे पास वो साइंड कापी पड़ी हुई है घर पे लंदन में सीओडी की, कि दोनों जब आपस में उन्होंने तय किया, बैकग्राउंड मुज़ाकरात चल रहे थे, तो आखिरी टाइम पे एक मसला पड़ गया जी कि रहमान मलिक के घर पे साइन होंगे। ठीक है, तो वो एक होती है। तो नवाज शरीफ साहब का आपको पता है था मामला, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब चले गए। और उधर उनके रहमान मलिक के घर पे, जिन्होंने उनके वालिद को, मियाँ शरीफ साहब को उठा के जेल में डाला था, उन्होंने उसको भी सेक्रीफाइस किया। तो मतलब ये एक लोग अपने पर्सनल मामलात को हटा के पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे थे। तो इस सारे मामलात में उधर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वो उस वक्त तो खुद, मैं इस चीज़ का भी गवाह हूँ कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ से मिलने के लिए टाइम लेते रहे, के लिए कई दिन वेट करते थे। और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर सेल्फ्रिजेस के सामने इनका ऑफिस था, मुस्लिम लीग नून का, उधर आके वो मिलते रहे नवाज शरीफ से। एपीसी में वो साथ बैठे होते थे। उस वक्त तो नवाज शरीफ बड़ा क्या में सारे इकट्ठे थे ना उस वक्त तक। तो मतलब वो 2008 के इलेक्शन तक, इवन मोहतरमा की शहादत के बाद भी इकट्ठे थे। मसला तो उनका शुरू हुआ कि मियाँ साहब ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बेनज़ीर साहबा ने इनको राजी कर लिया था। और इमरान खान साहब जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद साहब के साथ मिलकर अलहदा हो गए। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ते। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त अगर नवाज शरीफ करप्ट था तो इमरान खान साहब क्यों बैठते थे उनके साथ? इमरान खान साहब का अपना एक इंटरव्यू है, वो उन्होंने दिया हुआ है बुखारी साहब को, और उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं, नहीं बुखारी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे वो मुशर्रफ ने जाली केसेस बनाए थे, उसको जाना ही था। वो क्या करता बेचारा, वो यहाँ पे रहता तो उसको सजा दे देते। मतलब खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो इंतजार करते होंगे, मुझे यकीन है कि वो करते होंगे। लेकिन फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो दुश्मनी पाल ली। मैं अभी इसकी तरफ आता हूँ, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ वाली एपिसोड के अंदर मैं एक जरा बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा वो सलाओ में मियाँ साहब नवाज शरीफ में जलसा किया, 2006 में मियाँ नवाज शरीफ सलाओ में जलसा कर रहे थे। 2023 में मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने घर के अंदर बंद है, उनके घर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसे करते रहते हैं। इसके अंदर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दिस, कि तब नवाज शरीफ की सपोर्ट थी अगर बरतानिया में, ओवरसीज पाकिस्तानीज में इतनी के चले वो एक हॉल भी भर सकते हो जलसे के लिए, तो वहां से वो किधर चली गई, ड्विंडल क्यों कर गई, कहाँ चली गई? आपको ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा एक कातिल, वो क्या कहते हैं, एक ऐसा हथियार है कि दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। एक बाय डिज़ाइन 2014 से एक कैंपेन शुरू की गई। आपको भी पता वो कौन लोग थे, मैं भी जानता हूँ उन लोगों को, जिसमें सुबह एक पोस्ट शेयर की जाती थी जिसमें कहा जाता था जरदारी चोर है, नवाज शरीफ डाकू है, फलां कातिल है, ये मुल्क लूट के खा गए, ये करप्शन में मुलव्वस है। वो जो 10 साल चीज़ें चलती रही हैं ना, वो जिन लोगों के ताउन से चलती रही हैं या जिन लोगों ने चलाई हैं, जिनके पैसा लगा उसमें, और जिन लोगों के इस्लामाबाद के करीब जो पूरे सेल बने हुए थे जो ये काम कर रहे थे, उस वक्त जो बच्चा 18 साल का था या 16 साल का था, वो जब सुबह शाम
टीवी पे, सोशल मीडिया पे वो चीज़ सुन रहा था, आपने उसको सिखाया है ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आप भी बाहर रहे हैं, आपको पता है उनके पास टाइम काफ़ी होता है। मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे 10-12 दिन हो गए, मैं टीवी नहीं देख सका। यकीन करें, एक जब ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं स्क्रीन नज़र आ रही होती है, हाँ, मतलब जितनी ज़रूरत। वो भी स्क्रीन नज़र आ रही होती है मुझे, तो मैं यहाँ पे आके नहीं देखा। वहाँ पे लोग बेचारे 6 बजे के बाद घर होते हैं, उसके बाद उन्होंने सारे टॉक शो सुनने हैं, वो उन्होंने मुल्क से कनेक्ट करने का भी एक तरीका कार है ना, मतलब वो दायरे कार में रह रहे हो तो चले यार पता चले मुल्क की हो रहा है। तो वो उनके ज़िलों में, दिमाग में जो चीज़ें नॉक की गई हैं 10 साल, वो कैसे निकालें आप उनको? वो चीज़ें जहर बन के उनके दिमाग में आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि जो आप मुजाहिरीन की बात कर रहे हैं, मुजाहिरीन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। मुजाहिरीन वही जो रेगुलर मुजाहिरीन है 30-40-50 हैं। जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ, जो हुकूमत गई इमरान खान साहब की, तो एवन फील्ड हाउस के बाहर जो सबसे बड़ा मुजाहरा था 2 से 2.5 हज़ार लोग थे उसमें। उसके बाद चीज़ें कम होती गई। अभी भी जो 50-60 से ज़्यादा नहीं होते। कुछ लोग हैं जो मुस्तकिल, जिन्होंने सोशल मीडिया फेम के लिए, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी मतलब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की पब्लिसिटी के लिए एक उन्होंने काज बनाया। वो अपने एक मकसद में कामयाब रहे कि वो जो एंटी नवाज जो कह लें सिंपैथी थी, वेव थी, उसको कैश किया। तो इतनी ज़्यादा भी मसला नहीं है। इसमें एक ये बात भी सवाल है, हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें तो खैर इतना आइडिया नहीं है। हमने बारह ये बात भी सुनी है कि जो लोग आते हैं ये एवन फील्ड के बाहर, अब स्पेसिफिकली ये जो 50-60 लोग जिनकी आप बात करें जो रेगुलरली आते हैं, इनमें को हमारे सहाफ़ी साथी भी थे जो उनको लाने वाले थे अपनी खबरें बनाने के लिए, वो उनको लेके आए और फिर वो उन्होंने खबरें बनाने के चक्कर में उनको स्टार बना दिया और अब शायद अब वो अपना ओन अप करते हो कि यार हम ही लाए थे मुजाहरा कराने के लिए। ऐसी बात है, ऐसा होता है कि कुछ सहाफ़ी जो होते हैं वो भी सियासी जमातों की मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि वो फिर साइडें लेना शुरू कर देते हैं। देखें जी, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगी चीज़। मैंने अभी आपसे पहले भी बात कर रहा था कि हमारा एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी, हमारा रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। चाहे मतलब मुख्तलिफ साइट्स, किसी को आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन अपनी न्यूज़ के लिए मैं कोई और चीज़ नहीं कहता कि कोई और उनके मोटिव हो सकते हैं। बिल्कुल ये हुआ है। कुछ हमारे दोस्तों ने ना सिर्फ, अब जो एक साहब हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता, जिनको ट्रेन ही हमारा ये कहा जाता है कि, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको एक यूट्यूबर ने किया हुआ है। उन्हें बिठा के पूरा बताते होते हैं कि आपने बोलना कैसे है। फिर उनको टाइमिंग बताए जाते थे कि मियाँ साहब इस वक्त निकल रहे हैं, इस वक्त आएंगे, इस वक्त जाएंगे। तो इस तरह कई और भी मामलात होते थे। तो बिल्कुल एक किरदार रहा है एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मेरा ख्याल है वो अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल एक चीज़ ये रही है। अच्छा, अब आपने खुद ही कह दिया कि हमारा भी किरदार सिर्फ बरतानिया में नहीं रहा, पाकिस्तान में तो ज़्यादा किरदार रहा। 2014 से इमरान खान साहब ने एक धरना शुरू किया, वो 35 पंक्चर वाली कहानी थी। अगर एज ए सहाफ़ी हम उसको इन्वेस्टिगेट करते 35 पंक्चर वाली सारी स्टोरी को कि उन तक कैसे पहुंची और सारा कुछ कैसे हुआ, तो शायद वो खबर हमारा एडिटर जो है वो अखबार में छपने भी ना देता। मैं अखबार की बात कर रहा हूँ, या टेलीविज़न के अंदर भी शुरू में तो एडिटर का रोल था, मतलब एक कॉपी एडिटर था, फिर एक असाइनमेंट एडिटर था, फिर आपका ब्यूरो चीफ हुआ करता था जो ये चीज़ें देखा करता था। लेकिन हमने ये देखा कि 2014 के अंदर वट एवर रीज़न थी उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का भी काफ़ी किरदार ज़रूर रहा होगा, लेकिन हमने खुद भी विलिंगली इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडे को प्रोपोगेट किया। तो उसके बाद आपके ख्याल में जो लोग उसके जिम्मेदार थे उनको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी? उन्होंने कभी आवाम के सामने तो नहीं किया, लेकिन क्या वो आपस में बैठकर दोस्तों में कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई? बिल्कुल कहते हैं। इसकी एक साफ मिसाल जो है हमारे कामरान शाहिद साहब, बहुत एंकर हैं बड़े, उन्होंने ओपनली कहा है। मतलब मैं कहता हूँ उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि उनसे ये गलती हुई। इस तरह बहुत सारे और दोस्त हैं जो चीज़ें हुई, आपको पता है 2014 के बाद किस तरह उनको देवता बनाया गया, किस तरह हीरो बनाया गया। इसी सेंसरशिप में मैं आपको ज़रूर मिसाल दूंगा। 2014 का वाक़या लंदन प्लान बना। लंदन प्लान का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत बड़ा लंदन, बहुत सुना। अब क्या था लंदन प्लान? लंदन प्लान ये था कि एक हाज़र सर्विस DGI, उन्होंने लंदन में एक महफिल सजाई। वो यहाँ से गए, डॉक्टर ताहरुल कादरी कनाडा से आए, चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात पाकिस्तान से आए और इमरान खान साहब पाकिस्तान से आए। उनको उन्होंने अजमेर रोड के एक फ्लैट में बिठाया। इन सब की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में तय किया इन्होंने कि हमने पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना है। ठीक है, ये मैं उसका गवाह हूँ। इसके दूसरे गवाह हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, जियो के सीनियर, और हम दोनों उन दोनों रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमारे इल्म में था कि हमने बड़ी कोशिश की हमारे इदारों में वो खबर चल जाए, नहीं चली। हम रिपोर्ट भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोकनी है, ये चलनी नहीं है। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने तो रंगे हाथों पकड़ा भी कि जिस फ्लैट से वो निकल रहे थे
उस फ्लैट के बाद वो अपने दोस्त से मिलने गए, 12 या 14 स्टोरी फ्लैट है, तो उस 11वें या 10वें फ्लोर पे वो सब लोग मीटिंग करके निकले। तो मुर्तज़ा शाह साहब भी निकले। इसके अलावा बहुत सारी, एक हमारे वज़ीर रहे हैं, उनके ऑफिस में मीटिंग्स हुई, बहुत सारी मीटिंग हमने पकड़ा। हमें हमारी कोई खबर चलाने के लिए तैयार नहीं था। नजम सेठी साहब उन दिनों आए हुए थे लंदन, मैंने और मुर्तज़ा ने उनसे रब्ता किया। फिर हमने उनको मार्बल आर्च के बाहर, जो आप तो देखा होगा, बेंच पे बैठ के उनको बताया कि सर ये सूरत हाल है, ये हुआ। तो आपको याद हो, पहली दफ़ा नजम सेठी साहब ने लंदन प्लान को जिक्र किया। तो ये ऐसा खौफनाक प्लान था कि आप गैर मुल्की सरजमीन पे बैठ के एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, एक आपका जो बावर्दी अफसर वो साजिश कर रहा है। क्या ये बगावत नहीं है? क्या ये मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं किया गया? 2014 से शुरू होने वाला वो सिलसिला आज भी जारी है। आपका मुल्क, हमारा मुल्क पिछले 10 साल से तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। धरने शुरू हुए, धरनों के बाद जो पनामा आया, पनामा के नाम पे, पनामा की जगह आपने इकामा करके एक वज़ीर आज़म को गिराया। 2017 के बाद हुकूमत आपकी बैठी, 18 में आपने प्लानिंग करके एक बंदे को वज़ीर आज़म बनाया, उसने फिर भी स्टेबिलिटी नहीं लेके आया, वो फिर भी मुखालफिन को करता रहा। 10 साल ये मुल्क इन हालात में सर्वाइव किया है। अगर ये, मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी पाकिस्तानी बहुत, मैं कहता हूँ साबित कदम लोग हैं कि इन हालात में भी वो ज़िंदा है और आगे बढ़ने का उनमें हौसला है। और मैं अभी देखा हूँ 10-12 दिन हुए हैं, लोग अपने मजबूती से लगे हुए हैं, मसाइल हैं, चॉइस कोई नहीं है ना, चॉइस नहीं है, लेकिन लड़ाई कर रहे हैं। इन हालात में जब 10 साल आपके मुल्क को इस तरह किया गया और जिन्होंने किया हो आज वो भुगत रहे हैं। आज वो प्रोजेक्ट, वो तो नहीं भुगत रहे ना, वो तो उनके जो प्रेडिसेसर हैं उन बेचारों के कंधों पे आगे वजन गिर गया। जो लोग, ये जो आप जिस डीजीआई की बात आप कर रहे हैं, वो तो अभी भी खुलकर उनको सपोर्ट कर रहा है पिछले इलेक्शन में। लेकिन इदारा तो देखे ना, अब जो नुकसान 9 मई को हुआ हमारे मुल्क का, 9 मई जैसा वाकया किसी महज़ब मुल्क में हुआ था ना, तो उन्होंने आज अब तक दिन रात अदालतें लगा के लटका देना था उन लोगों को। और मैं वो अपने किसी दोस्त को भी बता रहा था कि एक बार बरतानिया के अंदर आज से 4-5 साल पहले इसी तरह फसादात हुए थे, लूटमार की थी लोगों ने, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस के साथ विद इन अ मंथ 2 कई हजार, 5-7 हजार लोगों को पकड़ के तो सजाएं उनके घर में भेजनी थी। सजाएं उन्होंने दिन रात अदालतें लगाई थी। आप इसको छोड़ें जो अभी कैपिटल हिल पे हुआ था, ट्रंप के सपोर्टर्स को भी 17 साल जो सजा हुई है। क्या हमारा मुल्क जो है, आप ऐसे लोग जिन्होंने 9 मई जैसा इदारा जिसमें पाक फौज पे हमले हुए, पाक फौज की यादगारों को, शोहदा को नहीं छोड़ा गया, और आप उन लोगों को अभी तक सजाएं नहीं दे पाए। सब यही मैं कहने लगा, लेकिन वो सहूलत कार्य तो अभी भी जारी है ना, उनको रिलीफ तो अभी भी मिल रहा है। एक इदारे की तरफ से नहीं मिल रहा जिन्होंने उनको बनाया था, दूसरे इदारे के साथ मिलकर सपोर्ट करके, तो अब नहीं, जो इदारा रिलीफ दे रहा है वो इदारे का किरदार भी तो आपको सामने है ना। जो स्याह तारीख लिखी गई है उसमें सबसे बड़ा नाम उनका भी आता है ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब उन्होंने एक गैर मुनसिफाना फैसले के साथ शहीद किया था, आज तक उनके ऊपर धब्बा है ना। उसके बाद जब उन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में पनामा के नाम पे, कामा पे इनको निकाला, तो क्या वो धब्बा धुल गया? क्या वो साकिब निसार जो है आज भी मुँह छुपाता नहीं फिर रहा? क्या आप उनकी कहानियाँ आप सबको नहीं पता जो छुपा रहे थे? व्हाट्सएप पे जो JIT बनी थी, जो इन इदारों के किरदार रहे हैं, तो ये इसी इदारे को, लोगों को तारीख माफ़ नहीं करेगी। इनको सज़ा इंशाल्लाह मिलेगी, और बल्कि बहुत सख्त मिलेगी। इस मुल्क के जो हालात ख़राब करने में इस इदारे का सबसे बड़ा हाथ है। इनके स्याह फैसले जो हैं तारीख का वो हिस्सा बने हुए हैं, और ये धब्बा इनके ऊपर रहेगा। अब भी ये कर ले, लेकिन कब तक करेंगे? इंसाफ जो है, आप कैसे एक शख्स जो ओपनली दावत दे रहा है, जिसने प्लानिंग की हुई है, इंसाइट कर रहा है, किसी महज़ब मुल्क में ये होता, ये शख्स तो 1 महीने के अंदर अंदर इसको सज़ा दे के अंदर किया हुआ था। ये हमारा मुल्क अजीब है कि आप एक ऐसे शख्स को जिस पे इतने बड़े इल्ज़ामात हैं, आप उसको दिन रात अदालतों के दरवाजे ऐसे खुले हैं जैसे कोई हज करने के लिए मक्का मुकरमा आ रहा है। अच्छा, जब ऐसा वो कहते हैं ना कि वो मकबूल लीडर हैं, तो फिर मकबूल लीडर को तो इस तरह उनकी मकबूलियत को देखते हुए अदालत को फैसले करने चाहिए। आज इनसे पहले के जो मकबूल लीडर थे वो शायद उन अदालतों को पसंद नहीं थे ना। जिस तरह आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, वो भी मकबूल थे, वज़ीर आज़म थे, उनको फांसी लगा दिया। नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस के अंदर उम्र कैद की सजा होकर दे दी थी इन्हीं अदालतों ने, और वो खान साहब की बारी तो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त सहूलतकारी सब मिलकर कर रहे थे, फिर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया, फिर यकीन बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो गए होंगे। लोग कहते हैं कि बाजवा साहब एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ये नहीं देना चाहते थे, जो भी हुआ उनका। उसके बाद विद इन द इदारा ये फैसला हुआ कि भाई अब इस वज़ीर आज़म की हमने छुट्टी करा देनी है। लेकिन वो विद इन द इदारा मसले पड़ गए। मतलब कि पहली दफ़ा शायद हुआ होगा कि विद इन द इदारा उसकी सपोर्ट ज़्यादा निकल आई अपने चीफ से। बात यह है कि मैं एक बात चीज़ का गवाह हूँ कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत गिरे।
उनको बड़ी देर कहा गया, बड़ा उनको कायल भी किया गया, लेकिन वो चाहते थे कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करे। विच मेड सेंस। इमरान खान अपने वजन के नीचे गिर जाता, महंगाई सब कुछ हो रहा था, साल डेढ़ पीछे रह गया हुआ था। बिल्कुल, लेकिन जब दूसरा रुख सामने आया ना, कि जब आप देखते हैं कि ईवीएम के ज़रिए, वोटिंग मशीनों के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के नाम पे जो मंसूबा बन रहा था वो ज़्यादा खौफनाक था। उसमें यह था कि अगले 10 साल के लिए वो और फैज़ हमीद साहब, इमरान खान और दोनों मुतवाज़ी तौर पे एक 10 साल की हुकूमत बनाने जा रहे थे, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ कायल हुए और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि चले हुकूमत गिराते हैं, लेकिन फौरी इलेक्शन हो। हाँ, बिल्कुल, हमें पता है कि मई की 27 या 28 को इस असेंबली ने डिसॉल्व हो जाना था, हो नहीं जाना था। वो तारीख उस दिन मुझे याद है कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो तकरीर भी लिखी जा चुकी थी शहबाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब ने उसे कंफर्म कर दिया हुआ था, तय हो चुका था कि उस तारीख को हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक़्त बयान दे दिया कि अगर ना गया तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद फिर फैसला हुआ कि नहीं, अब आगे चलेंगे, हम इस दबाव में, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खराब, लूज हुआ। बिल्कुल गलत फैसला था मेरे ख्याल में, तो कम से कम एटलीस्ट एज अ, मैं भी यही समझता रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वो गलत फैसला। मैं भी यही समझता रहा हूँ। हम भी जब मियाँ साहब से बात होती थी तो इसी चीज़ पे करते थे, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो सही फैसला था। उसकी वजह है कि अगर 10 साल मज़ीद ये रह जाते, अगर आप वो हुकूमत ना गिराते, तो फैज़ हमीद साहब आपके आर्मी चीफ होते। और जो आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिकल, यहाँ वोट की जो हैसियत है 2018 में, जिस तरह वोट मैनेज हुआ, जिस तरह जीत चुके थे, मुस्लिम लीग नून जीत चुकी थी, आरटीएस बिठाया गया, जब पंजाब में फिर भी सबसे ज़्यादा सीटें थी लेकिन हुकूमत पीटीआई को दिलाई गई, तो मेरे ख़्याल में, मैं अब समझता हूँ कि ये वो सही फ़ैसला था। हुकूमत को सही गिराया गया। हुकूमत को अगर ना गिराते तो आपके आज शहबाज शरीफ साहब अंदर होते, उन्हें सज़ा दे दी जाती, हमजा शहबाज साहब को दे दी जाती, मरीम नवाज़ साहिबा को दे दी जाती। चले नवाज शरीफ साहब बाहर आ चुके थे, लेकिन वो चीज़ें ना होती। अगले 10 साल के लिए एक और जो जाली सेटअप था वो आपके सर पे मुसल्लत होता। एक आर्मी चीफ बाय डिज़ाइन आपके ऊपर लगा दिया जाता। तो मेरा ख्याल में ये फ़ैसला उस वक़्त गिराने का सही था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें इनसे मिसमैनेज हुई हैं। ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब का मामला चला, मैं पूछना चाहता था इस बारे में। मिफ्ता इस्माइल साहब क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है नवाज शरीफ को, मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से हुआ। इन चीज़ों का मैं आईनी शाहिद हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहली मीटिंग में यकीन दिलाया नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब भी और उधर बैठे हुए थे, कि जी हमें 1 या 2 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेंगी। ये उनका वादा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना वो जो भी स्ट्रेटजी थी, जिस तरह ऊपर लेके गए, उससे नवाज शरीफ साहब शदीद नाराज़ थे, कि उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हमारा ये पॉलिटिकल हमें नुकसान पहुंचाया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद भी समझते हैं और दूसरे भी वहाँ पे, कि मिफ्ता इस्माइल के झूठे वादे इस चीज़ का बायस बने कि आगे मिसमैनेजमेंट हो। ये मैं आपको एक बड़ी खुल के जो है चीज़ में आज अच्छा, आप इसमें पूछना यही चाह रहा था आगे भी, कि मियाँ साहब की सोच के बारे में मैं पूछना चाह रहा था। वो काफ़ी ऐसे से पाकिस्तान से बाहर हैं। पहले उनकी पार्टी जो थी वो अपोजिशन में थी, जेलें काट रही थी, फिर उनकी हुकूमत भी आ गई, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं होता। इवन तो बयानात बहुत सारे आते हैं, जावेद लतीफ़ साहब तो खैर हर हफ्ते ही उनको पाकिस्तान ला रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर अब उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। दूर से हमें ऐसा फील होता है कि वो कहते हैं कि यार मतलब ये क्या है, मैं 2 दफ़ा वज़ीर आज़म 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना हूँ, 3 दफ़ा उठा के मुझे बाहर फेंक दिया इन्होंने। अब ये अगर नहीं होती बात तो ना हो, मैं यहाँ अच्छा हूँ, खुश हूँ, ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जो बची खुची है यहाँ गुजार के चला जाऊँगा। आपका ख्याल है ऐसी जो फील हमें यहाँ बैठे आ रही है ठीक है? नहीं, आपका तासर बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पूरी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ गुजार रहे हैं वहाँ पे। वो सुबह 11 बजे आते हैं और शाम 4 बजे 5 बजे तक ऑफिस होते हैं। वो डेली अपने लोगों से बात करते हैं, अपनी सेकंड टीयरशिप, थर्ड टीयरशिप से खुद फ़ोन पे बात करते हैं। बहुत सारे आपने देखा था जब जलसे हो रहे थे, जिसमें एक जलसे में गुजरांवाला में नाम भी लिया गया, वो उन्होंने खुद ऑर्गेनाइज़ करवाए। उसके पीछे वो रोज़ाना उनकी एक पूरी इनपुट होती थी। उसके बाद भी आप अगर देखें जितने मुज़ाकरात होते रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से थे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर से ज़ाहिर बात थी या कुछ भी थी, वो उन्होंने डायरेक्टली उसको खुद मैनेज किया। और एक बात मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि नवाज शरीफ अभी भी चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं
और इस चीज़ पे वो और उनकी पार्टी कायल है कि इलेक्शन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे से जाएंगे। वो 2013 से 17 का जो पाकिस्तान था उसके नारे पे जाएंगे कि जे देखें हमने उस वक़्त ये कारकर्दगी की और हम इस पे जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब ख़ुद आके ना सिर्फ क़यादत करेंगे इंतखाबी जो भी इनकी मुहिम होगी, बल्कि वो उस टिकट्स भी वो ख़ुद देंगे। इवन आपको ये भी एक मैं बात बता दूं कि पंजाब की 80% से ज़्यादा टिकट्स फाइनल हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने मेरे सामने की चीज़ें हैं कि उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए। अगर आपको याद हो, मरियम साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब ने एक राउंड किया था पूरा पंजाब का, तो उस टीम में वो चीज़ें भी फाइनल हो चुकी हैं। तो नवाज शरीफ साहब पूरी तरह पॉलिटिकली एक्टिव हैं और वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार। नहीं तो अज़हर साहब वो पाकिस्तान आएंगे तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे ना। वो पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहे, अपनी हुकूमत में नहीं आए। लोग ये बार बार उन पर तंज कर रहे हैं कि जो शख्स अपनी हुकूमत में पाकिस्तान वापस नहीं आता वो इंटरिम सेटअप या किसी नॉर्मल सेटअप में कैसे आएगा पाकिस्तान। देखें, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी तरफ का पत्ता नवाज शरीफ है। हाँ, वो कहते हैं मियाँ जो तो आएगा लग पता जाएगा। जी, अगर आज नवाज शरीफ आ जाता है, इलेक्शन होते हैं 6 महीने बाद फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, 2 महीने बाद बिजली की बढ़ रही है, लोगों ने कहना नवाज शरीफ के आने का क्या फ़ायदा हुआ। नवाज शरीफ आएगा, इलेक्शन कैंपेन में आएगा और वो ये आके कहेगा कि मैं बदलूँगा इस पाकिस्तान को। तो वो इलेक्शन कैंपेन जब आपका अनाउंस हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। ये मैं आपको अपने साथी तजर्बे और ख़बर दे रहा हूँ कि वो इलेक्शन में आना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 या 87 में आई, जब इलेक्शन बहुत दूर थे, तो उस वक़्त अगर जो उनके हालात थे, अगर वो इलेक्शन से 3 महीने पहले आती तो पूरी तरह स्वीप करती। ये हमारी कई दफ़ा वहाँ पर डिस्कशन हुई, उनको पहले आने का नुकसान हुआ। तो नवाज शरीफ उसी तजर्बे की बुनियाद पे इलेक्शन से फौरी पहले आना चाहते हैं, जब इलेक्शन में चला जाए। इलेक्शन चाहे नवंबर में हो या मार्च में, इलेक्शन से 1.5 से 2 महीने पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में। लगा था आपसे कि आपको नवंबर में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, आपने खुद ही मुझे नहीं लगता कि नवंबर में होंगे। मुझे लगता है फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे और नवाज शरीफ साहब 1.5 से 2 महीना पहले इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे। अजय वैसे साहब, आप कभी किताब लिखेंगे अपनी? ये जो बातें आपने मुझे बहुत सारी बताई, ऑब्वियसली हमारे पास वक्त तो बहुत थोड़ा था, लेकिन आपके पास बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात कि आप ऐनी शायद हैं जो शायद आज भी आप ना बता सकते हो। तो आप किताब लिखेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सारी जो अपनी चीज़ें हैं ये याददाश्तें लिखेंगे? पाकिस्तानी साहब कम लिखते हैं वैसे। देखिए, आपके वाले साहब एक रिपोर्टर थे, मैं भी एक रिपोर्टर था। हमारा आज भी आपके वाले साहब को मैं अभी मिला हूँ पीछे भी, अभी भी वो जस्तजू में होते हैं, यार मुझे कोई अच्छा पैनल बना दो, पर उन्होंने प्रोग्राम शुरू करना है। हमारी दौड़ होती है अच्छी खबर मिल जाए, ठीक है। हमारा इस वक्त फोकस, चाहे वो मेरी उम्र उनसे कम है या उनकी ज़्यादा है, लेकिन आज भी वो इसी चक्कर में है। तो हमारा जो एक ट्रू जर्नलिस्ट है ना, वो आखिर तक ख़बर की तलाश में रहता है। तो जब किताब लिखनी होगी, पता नहीं रिटायरमेंट की लाइफ का ज़िंदगी में मिलती है, अभी टाइम मिलता है, रिटायर होता नहीं, लेकिन अभी पता नहीं वहाँ तक पहुँचा भी जाता है कि नहीं हम किताब लिखें। हम तो आखिरी टाइम तक इसी तगोदो में रहते हैं, यार कोई आज अच्छी खबर मिल जाए तो चाहे अच्छा, आज कोई बीपर हो जाएगा, कोई किसी प्रोग्राम में बैठ के बात कर लेंगे, तो यही हमारी तगोदो है। बाकी लिखने की चीज़ें तो बहुत अच्छी है साहब। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज हमें इतना टाइम दिया और ये बातें करने को, लोगों को सुनने को मिली। ये 2014 वाला जो सारा वाकया और ये सारा बरतानिया के अंदर जो कुछ होता रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आवाम के लिए पता करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। वेरी वंडरफुल इंटरव्यू। नाज़रीन, आपने देखा जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप हमारा प्रोग्राम हर जुम्मे को 10:30 बजे नया दौर पर देख सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।